प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, हम लोग इसके पहले बालक के भाषा विकास के संबंध में चर्चा कर चुके हैं कि बालक का भाषा विकास कैसे होता है, भाषा विकास के कौन कौन से क्रम हैं, भाषा विकास के कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, भाषा विकास का सीक्वेंस क्या है और भाषा विकास में वार्तालाप का क्या योगदान है, यानी छात्र छात्र अंतःक्रिया का क्या योगदान है, छात्र अध्यापक अंतःक्रिया का क्या योगदान है, भाषा विकास में अध्यापक को कैसे क्लास मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे छात्र बेहतर रूप से सीख सकें। हम लोग इस सब बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो विषय है, बाइलैंग्वेज क्लासरूम, यानी भाषाई भिन्नता एक बहुसांस्कृतिक कक्षा के निहितार्थ। आप सभी इस बात को जान रहे हैं कि भारत बहुसांस्कृति वाला देश है। बहुसांस्कृति भारतीय समाज की वस्तुनिष्ठ अच्छाई है। दूसरी बात जो बहुत स्पष्ट है कि थॉमसन ने एक बात कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि द्विभाषीय वातावरण में पले बालक भाषा विकास की दृष्टि से पिछड़े होते हैं। यानी द्विभाषीय, और यहाँ तो हम बहुभाषीय की चर्चा कर रहे हैं। कहने का आशय यहाँ यह है कि भारतीय समाज में बहुसंस्कृति विद्यमान है और यह बहुसांस्कृतिकता भारतीय समाज में जाति, धर्म, जीवन शैली, मूल्यों, रीति रिवाजों, पहनावे एवं भाषाई विविधता के रूप में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। यानी आप रहन सहन देख लीजिए, आप रीति रिवाज देख लीजिए, आप जो है उठना बैठना देख लीजिए, आप जीवन शैली देख लीजिए, जीवन के मूल्य देख लीजिए। हर समाज के अपने मूल्य होते हैं, हर समाज के अपने उद्देश्य होते हैं और उसी के अनुसार वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ जब भारतीय समाज की जीवन शैली में ही विभिन्नताएं हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल्यों के आधार पर, रीति रिवाज के आधार पर और पहनावे के आधार पर एवं भाषा के आधार पर, तो भाषाई विविधता के रूप में ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। आप तमिलनाडु का पहनावा देख लीजिए, आप राजस्थान का पहनावा देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश का पहनावा देख लीजिए। उत्तर भारत में तो जैसे उत्तर प्रदेश हुआ या जो है बिहार हुआ, इन सब का तो पहनावा एक ही है। ये तो सब उत्तर भारतीय एक तरह से हैं, लेकिन अभी हरियाणा चले जाइए आप, उनका पहनावा दूसरे का देख लीजिए आप। तो पहनावा के आधार पर हमारे यहाँ सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं। भाई संस्कृति है क्या? संस्कृति और सभ्यता में अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा कि सभ्यता वो है जिसमें हम जीते हैं और संस्कृति वो है जो हम में जीवित है। तो हर समाज का अपना एक कल्चर होता है, एक संस्कृति होती है और उसी संस्कृति के अनुसार वो अपने आप को ढालता है और उसके बच्चे भी उसी संस्कृति के अनुसार पलते बढ़ते हैं। यहाँ बात ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे विद्यालयों में अध्ययन करने के लिए जाते हैं, वहाँ क्या स्थिति बनती है। वहाँ एज ए टीचर, आपको क्यों पढ़ना जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आप शिक्षक बन रहे हैं, आपका अपॉइंटमेंट हो गया बंगाल में, मान लीजिए नवोदय विद्यालय में या केंद्रीय विद्यालय में, आपका अपॉइंटमेंट राजस्थान में हो गया, आपका अपॉइंटमेंट जो है ऐसे बॉर्डर पे हो गया जहाँ बिहार का भी भाषा है, यूपी का भी भाषा है, मध्य प्रदेश का। तो आपको क्लास मैनेज करने में कोई कठिनाई ना हो। आप उन बच्चों का भाषा विकास कैसे कीजिएगा, इसलिए इसको जानना आवश्यक है। तो समाज में उपलब्ध इस बहुसंस्कृतिता का छाप इसकी विभिन्न संस्थाओं में भी
स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जो भी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनमें इस बहुसंस्कृति जो है उसकी स्पष्ट छाप दिखाई देती है। और हमारे शैक्षिक संस्थान भी इससे अछूते नहीं हैं, या शैक्षिक संस्थान भी इसका अपवाद नहीं है। यानी शिक्षण संस्थानों में भी बहुसंस्कृतिकता का स्पष्ट छाप दिखाई देता है। आज हमें सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं भाषाई रूप से भिन्न भिन्न समूह विद्यालय एवं कक्षाओं में दिखाई देते हैं। आप देखिए, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या भाषा के रूप से आप विद्यालय में देखिए तो विद्यालय में जो समूह बच्चों के बनते हैं, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि बाल्यावस्था समूह की अवस्था कहलाती है। तो जो समूह बनते हैं बालकों के, सामाजिक समूह कहलाते हैं। वो कैसे बनते हैं? उनका कोई ना कोई कुछ समानताएं होती हैं। मित्रता होने की, समूह में ज्वाइन करने की समानताएं होती हैं। तो कोई भाषा के आधार पर जुड़ जाता है, ये भाषा बोलते हैं। कोई पहनावे के आधार पर जुड़ जाता है, कोई संस्कृति के आधार पर जुड़ जाता है, कोई जाति के आधार पर मित्रता कर लेता है, समूह ग्रुप बना लेता है, कोई धर्म के आधार पर जुड़ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको विद्यालय में दिखाई देंगी कि हाँ, इस आधार पर जो ग्रुप बनते हैं बच्चों के, वो इन आधारों पर ग्रुप बनते हैं। आपको स्पष्ट दिखाई देगा। आप अभी ट्रेनिंग में जाइएगा, 1 महीने ट्रेनिंग जाइएगा, फिर 4 महीने ट्रेनिंग जाइएगा, आप देखिएगा तो आपको वहाँ बच्चों के ग्रुप दिखाई देंगे। आप लोगों में स्वयं के ग्रुप बने हुए हैं। आप अध्यापक बने, फिर भी कहीं ना कहीं ग्रुप है, बना हुआ है किसी न किसी रूप को लेकर के। तो इस तरह से निश्चित तौर पर ये समूह विद्यालय एवं कक्षाओं में दिखाई देते हैं। ये सांस्कृतिक विविधता शैक्षिक प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि संस्कृति व्यक्ति के ज्ञान को अर्जित करने के रास्तों एवं उस ज्ञान को पाकर उसे कौन सी भूमिका निभानी है, इसका वो स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है। भाई ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान पा करके उसको क्या करना है। भाई ज्ञान, आप बहुत ज्ञानी हो गए, बहुत विद्वान हो गए, तो ज्ञान तो अगर आपका ज्ञान है समाज उपयोगी ना हो, समाज के लोगों के लिए लाभदायक ना हो, तो आपका ज्ञान, आपको मुबारक हो, आप बहुत विद्वान हैं, आप एक टीचर हैं और अपने ज्ञान को आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, अपने विद्यार्थियों को नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका ज्ञान आपका तो सीमित रह गया। तो उसका उपयोग कैसे किया जाए, उसको क्या कौन सी भूमिका निभानी है, इस पर निर्भर करता है। तो ये कौन सी भूमिका निभानी है, इसको स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है। बहुत से विद्वान ये कहते हैं, जिनमें डेलपिट और हार्नाजेड का कहना है कि शिक्षा व सांस्कृतिक विविधता के बीच गहरा संबंध है। एवं शिक्षा को छात्रों के परिवेश से जोड़ने के लिए बहुसांस्कृतिक शिक्षा को एक उपाय के रूप में सुझाते हैं। मैंने शिक्षा, जो बहुसांस्कृतिक शिक्षा है, वो एक उपाय है। उसको परिवेश से जोड़िए, छात्रों के परिवेश से, यानी व्यावहारिकता लाइए। शिक्षा ऐसी हो जो व्यावहारिक हो। अगर व्यावहारिकता बदलाव नहीं हुआ, व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो शिक्षा क्या है? जिस वृक्ष में फल लग जाते हैं उसकी डालियां झुक जाती हैं। तो अगर बालक शिक्षित होते हुए उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं है, परिमार्जन नहीं हो रहा है, तो मेरे कहने का आशय ये है कि वो शिक्षा किसी काम की नहीं रह गई। तो बहुसंस्कृति को, शिक्षा को एक उपाय के रूप में सुझाते हैं। ऐसी स्थिति में भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में शिक्षा व संस्कृति के संबंध को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जहाँ एक ओर संस्कृति पर शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा के माध्यम से संस्कृति को हस्तांतरित कहता है। यानी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कैसे हस्तांतरित होती है? शिक्षा के माध्यम से ही हस्तांतरित होती है। तो शिक्षा और संस्कृति ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, निश्चित तौर पर प्रभावित करते हैं, क्योंकि संस्कृति विद्यालय के माध्यम से, परिवार के माध्यम से बच्चों को ट्रांसफर होता है, हस्तांतरित किया जाता है। और इस तरह से संस्कृतियाँ जो है वो बहुत दिनों तक, युगों तक सुरक्षित रहती हैं। विद्यालय की ये ड्यूटी है कि संस्कृति को संरक्षित रखे और आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करे। तो शिक्षा में सांस्कृतिक विविधता के इस महत्व को देखते हुए इस अध्ययन में बहुसांस्कृतिकता के प्रति
छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों के दृष्टिकोण को जानना आवश्यक है। अब छात्रों के दृष्टिकोण को जानिए, अध्यापकों के दृष्टिकोण को समझा जाए कि क्या इसकी उपयोगिता है, कैसे एक कक्षा संचालन में एक अध्यापक जहां बहुसंस्कृति के बच्चे होते हैं, बहुभाषा भाषी बच्चे होते हैं, उनको कैसे मैनेज करेगा, कैसे समझेगा, ये जानना आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से ये पता चला है कि सभी छात्र व अध्यापक बहुसांस्कृतिक शिक्षा को एक संसाधन के रूप में देखते हैं, न कि एक बाधा के रूप में। यानी बहुसांस्कृतिक शिक्षा जो है वो एक संसाधन की तरह है, कोई बाधा नहीं है, कोई उससे दिक्कत नहीं होती है कि क्लास संचालन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई परेशानी हो रही हो, तो उसको एक साधन के रूप में, जैसे आज आप देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में हम लोग एक साधन के रूप में हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई बाधा है, थोड़ी बहुत कठिनाई आई, धीरे धीरे सब सामान्य हो गया, लड़के भी जुड़ गए, अध्यापक भी जुड़ गए, प्राचार्य महोदय भी जुड़ गए, आप लोग सभी लोग जुड़ गए, हमारे सभी प्राध्यापक जुड़ गए और सब अपना अपना काम ढंग से कर रहे हैं। तो चूँकि आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है, तो ऐसी स्थिति में यह बाधा के रूप में दिखाई नहीं देती है। तो सभी छात्र अध्यापक बहुसांस्कृतिक शिक्षा को एक संसाधन के रूप में देखते हैं, न कि बाधा के रूप में। हालांकि इस विचार की व्यावहारिकता को लेकर वे कुछ आशंकित हैं कि व्यावहारिक रूप में कठिनाइयाँ होंगी, कुछ आशंकाएं हैं, क्योंकि भारत जैसे जटिल विविधताओं वाले देश में बहुसांस्कृतिकता की अवधारणा को समझना एवं इस पर कार्य करना आसान नहीं है। क्योंकि ये सही चीज़ है कि भारत बहुसंस्कृति वाला देश है, तो यहाँ पर इसको बिना समझे और यहाँ पर इसको लागू करना बहुत आसान काम तो नहीं है। लेकिन अगर अध्यापक और छात्र चाह लेंगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, और इस पर हम लोग फिर अगले दिन चर्चा करेंगे कि द्विभाषी कक्षा कक्ष में कैसे शिक्षण व्यवस्था होगी या बालक का भाषा विकास कैसे होगा, और कल इस पर नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।